हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कल टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए गुप्त काल के विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो थ्योरी आनी थी वो नहीं आ पाई। सो कोई बात नहीं। चलिए, आज हम लोग गुप्त काल के विज्ञान और उनकी तकनीक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। फिर इससे संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। एक बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो आज दरअसल हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या करने वाले हैं? गुप्त काल में जो यहाँ की विज्ञान थी, क्या थी दोस्तों? विज्ञान और दूसरी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, हटाइए इसको, दूसरी टेक्नोलॉजी भी, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, गुप्त काल को जो हम लोग स्वर्णकाल कहे थे, स्वर्णकाल ऐसे ही नहीं कह दिए थे, हर क्षेत्र में उसका विकास हुआ था, इसीलिए हम उसको स्वर्णकाल की संज्ञा दे देते। पूरे इंडियन हिस्ट्री में स्वर्णकाल अगर कहा जाता है तो वह गुप्त काल ही है। तो अगर हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की चर्चा करें खास करके, तो आप याद रखिएगा, गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होता है। और गणित के क्षेत्र में विकास करने वाले जो हैं, वो खासकर दो लोगों का नाम यहाँ पर आता है। एक हैं आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्मगुप्त। कौन कौन हैं? आर्यभट्ट हैं, और दूसरा जो नाम मिलता है दोस्तों, उसका नाम मिलता है ब्रह्मगुप्त का। अभी हम लोग आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के बारे में डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको नाम बता देते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से वैज्ञानिक थे, किस क्षेत्र में कौन से विद्वान थे, और उस क्षेत्र में उन्होंने कितना डेवलप किया। तो गणित के क्षेत्र में दो लोग का नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं खगोल के क्षेत्र में, तो खगोल के क्षेत्र में भी एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था वराहमिहिर। जिनका क्या नाम था? वराहमिहिर। वराहमिहिर की भी कुछ ग्रंथें हैं जो अभी इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, खास करके पंच सिद्धांतिका, विधेय जातक, ये सब जो अभी हम चर्चा करेंगे इसका। फिलहाल अगर तीसरी बात देखें तो रसायन के क्षेत्र में भी गुप्त काल में प्रगति देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट क्या है? रसायन। रसायन के क्षेत्र में एक विद्वान थे दोस्तों, उनका नाम था नागार्जुन। आपने नाम सुना होगा नागार्जुन का। अभी हम लोग नागार्जुन की चर्चा करेंगे। यही वो नागार्जुन हैं जिन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि सोने, चांदी और धातु का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ लेख है, मेहरौली में जो बना हुआ है, वो इसी का एक एग्ज़ाम्पल है। तो उसके बाद अगर चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो गुप्त काल जो है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति किया। चिकित्सा के क्षेत्र में जिस वैज्ञानिक का नाम है, वो 2-3 लोग हैं इसमें। एक हैं आपको धन्वंतरी, क्या नाम है? धन्वंतरी नाम है। और दूसरा है आपको सुश्रुत, और तीसरा है आपको पाल काव्य। तो याद रखिएगा, धन्वंतरी, सुश्रुत और पाल काव्य, ये जो हैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। और फिजिक्स के क्षेत्र में भी गुप्त काल में प्रगति देखने मिलती है। फिजिक्स के क्षेत्र में अगर बात कीजिएगा तो वो आपको हो जाएगा, एक विद्वान है महर्षि ऋषि कनाद, नाम सुना होगा आपने। यह फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में ही इन्होंने अपनी प्रगति दिखाई है। ऋषि कनाद। तो कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र हो गया आपको जिसमें गुप्त काल में हम लोग प्रगति देखने वाले हैं। मैथ के क्षेत्र में देखने वाले हैं, उसके बाद खगोल के क्षेत्र में देखने वाले हैं, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो रसायन के क्षेत्र में देखने वाले हैं, फिर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में देखने वाले हैं, और फिर भौतिकी के क्षेत्र में देखने वाले हैं। इन सभी क्षेत्र में गुप्त काल में प्रगति देखने को मिलती है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की चर्चा करेंगे, खगोल के क्षेत्र में वराहमिहिर की चर्चा करेंगे, रसायन के क्षेत्र में नागार्जुन की चर्चा करेंगे, और चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों का नाम आता है, धन्वंतरी, सुश्रुत और पाल काव्य। उसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में महर्षि कनाद की चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इतना चीज़ हम लोगों को जानना है। उसके बाद गुप्त काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर उससे संबंधित जो आप क्वेश्चन लगाएंगे, धराधर क्वेश्चन आपको बनता रहेगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले विद्वान की ओर।
जिसका नाम है गणित के क्षेत्र में जिन्होंने काफ़ी प्रगति दिखाई, आर्यभट्ट के बारे में। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का नाम प्रचलित होने के पीछे कई रीज़न हैं। इन्होंने बहुत से चीज़ों को उस समय कोपरनिकस से पहले की चीज़ों को भी इन्होंने बता दिया था। सबसे पहली बात तो आप इतना जान लीजिए, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में एक जगह है दोस्तों, कुसुम, पाटलिपुत्र में एक जगह है कुसुमपुर। इसी कुसुमपुर में आर्यभट्ट का जन्म होता है और इसको बीज गणित का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? बीज गणित का जनक। बहुत जल्दी दोस्तों पेन बनाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिर दिक्कत चल रही है, बस हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यही काफ़ी है। इसको बीज गणित का जनक भी माना जाता है। उसके बाद अगर इनके जन्म की बात करें कब हुआ था, तो पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में लगभग 476 AD में हुआ था इसका। और इनकी जो कुछ प्रमुख बुक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे। 2 बुक तो एग्ज़ाम में हर बार कहीं न कहीं पूछता है। पहला है आपको आर्यभट्टियम। पहला क्या है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की पुस्तक है। उसके बाद एक पुस्तक का नाम आता है सूर्य सिद्धांत। क्या नाम आता है? ऑब्जेक्टिव जब आप बनाएंगे ना तो ये सब थ्योरी आपको वहाँ डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद एक पुस्तक का नाम है 10 गीतिका। क्या नाम है? 10 गीतिका। 3 पुस्तक आर्यभट्ट की हो गई आपको, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका, ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? आर्यभट्ट की हैं। उसके बाद और भी कुछ बातें हैं जो इसके बारे में जानना चाहिए आपको। यही वो विद्वान थे जो कोपरनिकस से पहले ब्रह्मांड के सिद्धांत की परिकल्पना दी थी। कोपरनिकस से पहले ब्रह्मांडीय सिद्धांत की परिकल्पना। क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने कोपरनिकस से पहले ही ब्रह्मांडीय सिद्धांत को परिकल्पित किया था? वो आर्यभट्ट ही थे। दूसरी बात इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो साइंटिफिक रीज़न है इन्होंने ही पहले दिया था, आर्यभट्ट ने। किसकी दिया था? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या वैज्ञानिक कारण है, आर्यभट्ट ने ये भी बताया। उसके बाद आर्यभट्ट ने एक बात और बताई कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर चारों ओर क्या करती है? परिकल्पना करती है, परिभ्रमण करती है। सॉरी, परिकल्पना नहीं, परिभ्रमण। इस आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल है और यह अपने अक्ष पर क्या करती है? परिभ्रमण करती है। और भी बातें हैं आर्यभट्ट से संबंधित, जैसे इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो सन है ना, हमारा जो सन है वह स्थिर है। सन क्या है? वह स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ग्रह और तारे या फिर चंद्रमा, क्या फिर ग्रह, तारे और मून, चंद्रमा, ये तीनों जो है ना, मतलब आकाशीय पिंड जितना भी है सब सूर्य से ही अपना प्रकाश लेता है। इन सब के पास खुद का कोई लाइट नहीं होता। इन्होंने, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये बात बताई थी, इसलिए आज हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते भी हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लुसेंट वगैरह और सारी बुक हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, दे ही देता है। उसके बाद आर्यभट्ट के बारे में जानिए। इन्होंने जो हमारे यहाँ वर्ष में 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 365 दिन। सबसे पहली बात आर्यभट्ट ने ही यह बात बताया था। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने पाई के मान को भी बताया था, जो सामान्यतः आज के जो पाई का मान है लगभग उसकी क्या है, वो बराबर है। उसके बाद दशमलव प्रणाली का उल्लेख भी
आर्यभट्ट ने ही किया था। क्या किया था? डेसिमल पद्धति। किसका? डेसिमल पद्धति का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही किया था। तो आपको आर्यभट्ट से संबंधित इतनी बातें याद हो गई होगी। रिवीजन कर लेते हैं। आर्यभट्ट को ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन के साथ। पहले तो इन्हें बीजगणित का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में हुआ। इनकी 3 पुस्तक को हमने जाना, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दशगीतिका। उसके बाद कॉपरनिकस से पहले ब्रह्मांडीय सिद्धांत की चर्चा इन्होंने ही सबसे पहले की थी। उसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक कारण इन्होंने ही दिया था और इन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी गोल है, वो अपने अक्ष पर क्या करती है? परिकल्पना करती है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनके पास खुद का कोई लाइट नहीं होता, वह किससे लाइट लेता है? सन से लाइट लेता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें कि वर्ष की जो 365 दिन की लेंथ होती है, दिन होता है, इन्होंने ही बताया था कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके बाद इन्होंने पाई के मान को भी बताया जो आज के पाई के मान के लगभग बराबर है। इसके बाद इन्होंने दशमलव प्रणाली का भी उल्लेख किया। जो आज हम लोग डेसिमल वाला कैलकुलेशन करते हैं वह डेसिमल इन्हीं की देन है। तो आर्यभट्ट के बारे में आपने इतने चीज़ों को जाना। मुझे लगता है अगर आप इतने चीज़ों को अच्छे से याद रखते हैं तो आर्यभट्ट से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम से लेकर के अपर लेवल का कोई भी एग्ज़ाम, इससे क्वेश्चन बाहर आ जाए। हाँ, यूपीएससी बीपीएससी में अगर बात करेंगे किसी स्टेट पीसीएस में तो बेसिक चीज़ें यही रहेगी, क्वेश्चन का नेचर बदल देगा, क्वेश्चन की भाषा बदल देगी या फिर इसी को कूट में बना करके दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो उसमें होगा ही नहीं। अब पृथ्वी की लेंथ को लेकर ही बना दिया, किसी टॉपिक को लेकर उठा के बना सकता है। तो ये था आपको आर्यभट्ट के बारे में। चलते हैं अब दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त की चर्चा कर लेते हैं। गणित के विद्वान ये भी हैं। गणित के क्षेत्र में 2 विद्वान को हम लोग देखे हैं। पहला विद्वान कौन था? आर्यभट्ट। एक मिनट, पहला विद्वान कौन था? आर्यभट्ट था। और दूसरा विद्वान गणित के क्षेत्र में कौन है आपको? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की चर्चा कर लेते हैं आज। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त का जो जन्म हुआ है सबसे पहले याद रखिएगा 17वीं सेंचुरी में। 17वीं सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, भीनमाल में हुआ था। 17वीं सेंचुरी में इसका जन्म भीनमाल में होता है। और ब्रह्मगुप्त को नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ये क्या थे? एक नक्षत्र वैज्ञानिक थे। नक्षत्र वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक गणितज्ञ थे। जिस प्रकार आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ के साथ साथ नक्षत्र वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने भी कुछ बुक लिखी थी। अगर ब्रह्मगुप्त के बुक का नाम बोलें तो कुछ बुक हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। ब्रह्मांड सिद्धांत, या कहीं कहीं उसको ब्रह्म सिद्धांत भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत इनकी एक बुक है। एक बुक और है, उनका नाम है खंड खाद्य। क्या नाम है? खंड खाद्य। ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य ब्रह्मगुप्त की बुक है। और याद रखिएगा ये अरबों में ज्योतिष का प्रचार किया था। ब्रह्मगुप्त अरब देश में, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन है। अरब देश में इन्होंने क्या किया था कि ज्योतिष का प्रचार किया था। अरब देश में यह ज्योतिष का प्रचार करते हैं। इस वजह से इनकी जो 2 पुस्तक थी, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य को अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया। और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ था उसका नाम था अल फजारी। क्या नाम था? अल फजारी। अभी आप सिर्फ एक बेसिक बस सुन लीजिए कान से, जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आप टिक कर दीजिएगा आराम से। उसके बाद खंड खाद्य का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसका नाम था अल्बदनी। क्या नाम था उसका?
दनी। अब इंडियन लैंग्वेज तो है नहीं दोस्तों, ये अरबी भाषा है, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आपको दिखेगा, बट इससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो हम चर्चा करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में, इन्होंने वृत्तीय और चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? वृत्तीय और चक्रीय चतुर्भुज का इन्होंने थ्योरी दिया था। और भारतीय ज्योतिष में उसके बाद भारत के जो ज्योतिष थे, भारतीय ज्योतिष में जो भी विदेशी ज्योतिष का प्रभाव आता था ना, उसको ये पहले ख़त्म कर देता था। यानी भारतीय ज्योतिष में आए विदेशी सिद्धांत की आलोचना की इन्होंने। अगर आप मेंस में राइटिंग करते हैं तो इस बात को इसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे, शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद एक व्यक्ति आ जाता है आपको गुप्त काल में ही, भास्कर फर्स्ट। क्या नाम है उसका? भास्कर प्रथम। देखिए, भास्कर प्रथम इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बना है, और इनका भी जन्म आपको 17वीं सेंचुरी में ही हुआ है। और आर्यभट्टियम पर इन्होंने टीका लिखी, बस इसी वजह से मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्यभट्ट की जो एक पुस्तक थी आर्यभट्टियम पर इन्होंने टीका लिखी, और उस टीका का नाम था अस्मक तंत्र। क्या नाम था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अस्मक तंत्र नामक टीका भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम पर लिखी। तो आपको ये बात याद रहना चाहिए, आर्यभट्टियम जो आर्यभट्ट की पुस्तक है उस पर भी किसी विद्वान ने टीका लिखी है। कौन विद्वान है? तो भास्कर प्रथम है। टीका का नाम क्या है? तो अस्मक तंत्र नाम है। उसके बाद एक विद्वान आता है गुप्त काल में जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वाग्भट्ट। क्या नाम है दोस्तों उसका? वाग्भट्ट। वाग्भट्ट को भी थोड़ा सा जानिए, ज़्यादा तो नहीं। खास करके इनकी 2 ग्रंथ है जो इम्पोर्टेंट है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और दूसरा है अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट की पुस्तक है, और याद रखिएगा यह आयुर्वेद की ग्रंथ है। क्या है ये? आयुर्वेद ग्रंथ है ये, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। उसके बाद कुछ विद्वान आते हैं, और एक बात याद रखिएगा, ये जो वाग्भट्ट हैं, यह चरक, श्रुत, सुश्रुत और वाग्भट्ट 3 विद्वान को अगर आप साथ कर देते हैं, किनको? चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट, इन तीनों विद्वान को मिला करके आयुर्वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है इससे, आयुर्वेद त्रयी। आप गुप्त काल में पढ़े होंगे वेद त्रयी, 3 वेद को मिला करके वेद त्रयी कहा गया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सीरियसली गुप्त काल को वैदिक काल को पढ़े हैं, तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं आप कमेंट कीजिएगा, फिर देखते हैं किसका कमेंट आता है इस जवाब में। जो जो वैदिक काल को पढ़ा होगा, वेद त्रयी पढ़ा होगा, उसको पता होगा। तो यहाँ पर आयुर्वेद त्रयी है, तो आयुर्वेद त्रयी 3 विद्वानों को कहा जाता है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। और इस चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को तीनों मिला करके बृहद त्रयी कहा जाता है। बृहद त्रयी। 3 शब्द यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 3 शब्द, बृहद त्रयी और आयुर्वेद त्रयी। बृहद त्रयी उसको कहते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट की पुस्तक को एक साथ मिलाकर के बृहद त्रयी कहते हैं, और चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट को मिलाकर के आयुर्वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी की बात आपको कमेंट में करना है। चलिए नेक्स्ट एक विद्वान है, 1 मिनट और लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है ये मैं समझ रहा हूँ। उस विद्वान का नाम है आपको पालकाव्य। ये खास करके पशु चिकित्सा से संबंधित
विद्वान थे ये। कौन थे ये? पशु चिकित्सा से संबंधित विद्वान थे। पशु चिकित्सा से संबंधित विद्वान थे और इसको हास्य यजुर्वेद इन्होंने रचना की थी, एक ग्रंथ की हास्य यजुर्वेद। इन्होंने हास्य यजुर्वेद की रचना की थी और इसी काल में एक ग्रंथ लिखा गया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवनीतकम। क्या लिखा गया था? नवनीतकम। इतने चीज़ों को आप गुप्तकाल के विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में जो थ्योरी पढ़ना था, अभी जितना बात बोले हैं, इतनी चीज़ को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, हो सकता है शाम में आए या कल सुबह आए। देखिए अभी हमारे पास हम थोड़ा सा समय को लेकर के बहुत बिजी चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं हम टाइम पे वीडियो बना भी नहीं पाते हैं। तो आप लोग देख लिया करिए, कभी भी वीडियो डालते हैं तो चैनल पर जा कर के। अभी फ़िलहाल कोई टाइम नहीं है, लेकिन 24 घंटा में एक बार 2 बार तो आनी ही आनी है। तो इतने चीज़ों को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में गुप्तकाल से संबंधित जो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, कितने क्वेश्चन बने हैं और जो हायर लेवल में भी बने, हम उस सारे क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। ये थ्योरी वाली क्लास थी, क्वेश्चन वाली क्लास आज से कल तक में आएगी। फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और वेद त्रयी के बारे में जो हमने क्वेश्चन पूछी है, वेद त्रयी कौन कौन वेद को मिला करके कहा जाता है, अगर आप पढ़े हैं तो कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप सभी को जय हिंद, जय भारत।